नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं मालवा करण चौथा चरण। जी हां, मध्य प्रदेश में कल यानी कि 13 मई को चौथे और आखिरी चरण के लिए मतदान होगा और मालवा की 8 लोकसभा सीट यानी कि देवास, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर में कल वोट डाले जाएंगे। किसके बीच मुकाबला है, आइए सबसे पहले आपको आमने सामने कांटे की टक्कर किनके बीच होने वाली है वो भी बताएंगे। लेकिन चौथे चरण के तहत 13 मई को कहां कहां पर मतदान हो रहा है मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इन जगहों को हमने हाईलाइट किया है। मालवा में 8 सीटों पर जंग हो रही है। मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, देवास, रतलाम, धार और खरगोन यानी कि ये वो 8 सीट है जहां पर कल 13 मई यानी कि चौथे चरण के तहत यहां पर मतदान होना है। कुल 74 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल मतदाता करेंगे। और चलिए बताते हैं आपको कि किसके बीच मुकाबला है। इंदौर में अगर बात की जाए तो शंकर लालवानी, हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नाम वापस लिया, उसके बाद अब माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीएसपी के संजय सोलंकी और शंकर लालवानी के बीच होगा। उज्जैन की अगर बात की जाए तो अनिल फिरोजिया जो कि सांसद है अभी वर्तमान, उनके और महेश परमार के बीच यहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। खरगोन की अगर बात की जाए तो वर्तमान सांसद गजेंद्र पटेल और उनके सामने है पोरलाल खरते, इनके बीच कांटे की टक्कर रहेगी। और खरगोन के बाद अब रुक कर लेते हैं मंदसौर का। मंदसौर में एक बार फिर से यहां पर दाव लगाया गया है सुधीर गुप्ता पर और दिलीप सिंह गुर्जर उनके सामने होंगे। मंदसौर के बाद अब बारी रतलाम की, बेहद हाई प्रोफाइल सीट मालवा के रण की, क्योंकि कांतिलाल भूरिया एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और उनके सामने वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान है। धार की अगर बात की जाए तो सावित्री ठाकुर जो इससे पहले सांसद रह चुकी है इसी सीट से, उनके सामने राधेश्याम मुवेल को इस बार टिकट दिया गया है। देवास की अगर बात की जाए तो महेंद्र सिंह सोलंकी न्यायाधीश थे ये पहले, लेकिन अब भाजपा के साथ होकर के दूसरी बार फिर से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है राजेंद्र मालवीय। और खंडवा की अगर बात की जाए तो ज्ञानेश्वर पाटिल और उनके सामने है नरेंद्र पाटिल। ज्ञानेश्वर पाटिल ये यहाँ के अभी वर्तमान सांसद है और नरेंद्र पटेल पर एक बार फिर से भरोसा जताया है कांग्रेस ने। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौथे चरण के चुनाव की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मीडिया से चर्चा में अनुपम राजन ने बताया कि 13 मई को मध्य प्रदेश में 16 जिलों में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 8 लोकसभा सीटों पर कुल 74 कैंडिडेट हैं। चौथे चरण में मतदान में करीब 1,63,00,000 मतदाता शामिल होंगे। गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर पानी, छाया और आम पने जैसी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी तक 296 करोड़ से ज्यादा की सामग्री जब्त की गई है। वहीं पोलिंग बूथ में बच्चों को लेकर जाने और वोट डलवाने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त हुआ है। पूर्व मंत्री कमल पटेल और विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी जानकारी भी निर्वाचन आयोग ने दी। कल 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान है। ये 8 क्षेत्र हैं हमारे देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा। एक तस्वीर जो अभी आपने बताया पूर्व मंत्री जो कमल पटेल जी की, एक तस्वीर आरिफ मसूद जी की है। इन दोनों पर भी कार्रवाई हो रही है। तो मध्य प्रदेश का ये आखिरी चरण बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि मालवा को फतह कौन करने वाला है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ 7 संवाददाता भी जुड़ रहे हैं जो हर एक सीट का पूरा रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, रतलाम पहुंचे हैं नासिर गौरी और उज्जैन में इस वक्त विवेक पटैया लाइव जुड़े हुए हैं। अंशुल मुकाती हमें जानकारी देंगे खंडवा सीट की और खरगोन से श्रीकांत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रवि हेमरा सिसोदिया का, इंदौर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए, इंदौर में कौन जीतेगा इसकी चर्चा तो नहीं हो रही है, लेकिन सब ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं इस बार भाजपा को हरा करके नोटा ना जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस लगातार पुरजोर तरीके से इसके लिए अभियान चलाती आई है। क्या लग रहा है किसका कितना पड़ला भारी है, जनता का मन क्या कह रहा है? और एक बात यह भी कि आज मतदान दलों को रवाना किया गया है। निर्वाचन आयोग ने इंदौर में कैसी तैयारी की है, क्योंकि सबसे बड़ा चुनावी सेंटर इंदौर ही है। रवि, बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही सारे मतदान दलों को उनकी सामग्रियों के साथ अपने अपने सेंटर पर पहुंचा दिया गया है। आज से उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि कल सुबह तक मतदान शुरू होने के पहले तक वे अपने जो भी स्थान है मतदान स्थल है वहां पर वो रहेंगे। उनकी पूरी चौकसी ड्यूटी वहीं पर रहेगी, उनके साथ सुरक्षा कर्मी रहेंगे। अब बात रही इंदौर की, तो इंदौर में क्योंकि अगर जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं इंदौर शहर के रहवासियों में
नाराजगी तो है, लेकिन ये बात भी साफ है कि बीजेपी का कैंडिडेट की जीत की राह जो है वो तो बहुत ही आसान है। कहीं किसी प्रकार का कोई रोड़ा उनकी जीत में है नहीं। लेकिन एक बात ये जरूर है कि इंदौर शहर में जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम रहा, उसका कांग्रेस उसमें कुछ कर तो नहीं पाई, लेकिन एक रास्ता उनके लिए निकल कर आ गया है कि अब नोटा का प्रचार जो है वो कांग्रेस ने जोरों शोरों से किया है। देखिए, पिछले 2019 चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो सत्यनारायण पटेल जो कि सांसद का चुनाव लड़े थे शंकर लालवानी के सामने, वो तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा वोट लेकर आए थे। और यही कारण रहा था कि इस बार कांग्रेस जो है नोटा पर जोर डाल रही है, क्योंकि जो कांग्रेस के परंपरागत वोट है, जो कांग्रेस जिन समर्थित इलाकों से जीतती हुई आई है, वहां पर भी कांग्रेस ने इस बार जोर डाला है कि वहां से नोटा ज्यादातर वोट पड़े और कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश भर में नोटा का रिकॉर्ड इंदौर में देखने को मिलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, 3.5 लाख वोट अगर एक आम जो पिछले बार का प्रत्याशी रहा है कांग्रेस का, वो अपने परंपरागत क्षेत्रों से लेकर आ सकता है, तो फिर ये माना जा सकता है कि 1 लाख से ऊपर नोटा के वोट जो है वो पड़ सकते हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए बीजेपी ने अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनाई है। बीजेपी ने नोटा को लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं बताया, एक नकारात्मक राजनीति बताया और नोटा के प्रचार पर कहीं ना कहीं एक विरोध जरूर बीजेपी ने जताया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा एक छोटा सिक्का है तो फिर नोटा की बात क्यों की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस ने इसका पूरा अपनी ओर से पुरजोर विरोध किया कि हमारे जो कैंडिडेट है इसका अपहरण कर लिया गया, उसे कई मामलों में फंसाने की धमका कर उसको अपने दल में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में लगातार जनता के बीच में भी कई ऐसे रिएक्शन निकल कर आए। जनता का भी साफ तौर पर कहना था कि जब बीजेपी का कैंडिडेट बहुत ही आसानी से जीत रहा था तो इस प्रकार की राजनीतिक उठापटक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए इंदौर में इस बार बीजेपी वर्सेस नोटा के साफ लड़ाई और कोई बड़ी आंचल चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि 2 लाख से ज्यादा या 1 लाख से अधिक नोटा का वोट जो है वो हमें काउंटिंग के दिन देखने के लिए मिल सकता है। जी बिल्कुल रवि, देखिए अभी तक बात हो रही थी कि आखिर भाजपा कितने बड़े मार्जिन से जीतती है, लेकिन अब यदि कहा जा रहा है कि शायद नोटा को ज्यादा यहां पर मतदान मिलते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा भी शायद नोटा को यहां वोट मिल सकते हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने काफी हद तक इस अभियान को सफल तो कर ही लिया है। रतलाम का रुख कर लेते हैं, नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े। नासिर, इस बार कांतिलाल भूरिया की प्रतिष्ठा फिर से दांव पर लगी है। 5 बार के सांसद रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से 8वीं बार चुनावी मैदान पर है और उनके सामने वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान है। तो कितना दिलचस्प यहां का समीकरण हो जाता है, क्योंकि ये सीट महिलाओं के लिए अनलकी रही है। क्या समझा जाए, क्या इस बार लकी साबित होगी अनीता सिंह चौहान के लिए? और समीकरण क्या कह रहे हैं रतलाम सीट के, और निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारी की यहां पर? नासिर, देखिए, अगर रतलाम लोकसभा सीट की बात करें तो जाए तो ये कांग्रेस के गढ़ के रूप में सीट मानी जाती है। और जैसे कि 15 चुनाव हुए, 15 चुनाव में यहाँ पर 3 बार केवल बीजेपी को जीत मिल पाई। और महिला कैंडिडेट की बात करें तो 5 बार महिला कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में होती है। इस बार अनीता नागर है, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है बेहद रोचक है, बेहद कड़ा है, क्योंकि जितना आसानी से हम देखा जाए, क्योंकि मोदी लहर थी जब 2014 में, तब भी कांतिलाल भूरिया जीत गए थे, लेकिन उसके बाद साल 2019 के चुनाव में वो हार गए, लेकिन ज्यादा मार्जिन नहीं था, केवल 90,000 का मार्जिन था। और उस समय नोटा को भी 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन उनका आपने एक नया बयान अभी सुना ही होगा, जिस तरह से बीजेपी ने उसको मुद्दा भी बनाया कि 2 पत्नियों वाला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वही कांग्रेस जो है वो नीचे ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि अगर रतलाम सीट की बात होती है तो कहीं ना कहीं भूरिया फैमिली की बात होती है, यही से सीट जानी जाती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना पसीना कांतिलाल भूरिया ने, उनकी फैमिली ने बहाया है, तो इसका कहा जा सकता है कि मुकाबला बेहद कांटे की टक्कर का है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की जो 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 2 ही खास सीटें ऐसी है, रतलाम लोकसभा सीट और धार लोकसभा सीट, जहां मुकाबला बेहद कांटे की टक्कर का और बेहद हाई प्रोफाइल ये सीट है। तो इन सीटों पर सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने बहुत ज्यादा कोशिश की है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने सभाएं की, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर लगातार सभाएं करते रहे। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी की कोशिश है, तो ऐसा कह पाना मुश्किल नहीं है कि एक तरफा मुकाबला हो सकता है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मुद्दों की बात करी जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आदिवासियों को लेकर एक बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि चाहे कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार दावे करती है कि आदिवासियों के विकास के लिए वो आगे काम कर रही है। लेकिन जिस तरह की जो तस्वीरें दिखाई देती है वो शायद ये बयान नहीं करते हैं। यहाँ आज भी दिखाई देता है कि आदिवासी आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहा है, एक शहर से दूसरे शहर में रोजगार की तलाश में जा रहा है। लेकिन
मैनिफेस्टो में तो जरूर शामिल किया जाता है आदिवासियों को, लेकिन आज भी उनकी हालत बहुत ज्यादा पिछड़ी है। और क्योंकि इस सीट की बात की जाए तो 50% जो आबादी है आदिवासियों की वही निर्णायक होती है, यानी कि या कांग्रेस को मिल जाए या बीजेपी को मिल जाए तो आदिवासी ही जीत और हार तय करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी हाशिए पे पड़े हुए, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर अब निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की बात की जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिंक बूथ बनाया गया है। तो इस तरह से लगभग 100 से ज्यादा पर बनाए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी जो पोलिंग बूथ है उनको महिलाओं को सौंपी गई। आप देखेंगे कि वेलकम बड़ा बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। यानी कि निर्वाचन आयोग की जो कोशिश है, अगर हम पहला चरण देखें, दूसरा चरण देखें, तो उनकी कोशिश यही रही कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आए, उनको टेंट लगाया जाए, धूप की किसी को परेशानी ना हो, बैलून लगाया जाए, रेड कारपेट लिखाया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, उनको कैरी का पराप दिया जाए, ठंडा पानी उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरह की तमाम कोशिशें हैं। लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए शायद उतना नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तीसरे चरण में जरूर बढ़ा था। लेकिन अब देखना यही होगा कि इस बार क्या वो कामयाब हो पाते हैं जिस तरह से उनकी कोशिश है निर्वाचन। बिल्कुल। और देखिए नासिर, तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है और अमित शाह ने इन तीनों को जिम्मेदारी भी दी हुई है कि आपको रतलाम की जिम्मेदारी बखूबी यहां पर संभालनी है और खास तौर पर बूथ लेवल मैनेजमेंट और इसके साथ वोटिंग पर्सन पर आपको ध्यान देना होगा। देखते हैं कितना ध्यान वो दे पाते हैं। और अब रुक कर लेते हैं उज्जैन का। हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां के पुत्र हैं। ऐसे में बाबा महाकाल का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है, विवेक सबकी नजरें टिकी हुई है। महेश परमार और अनिल फिरोजिया में बहुत सारी चीजें कॉमन है। एक वर्तमान विधायक है, एक वर्तमान सांसद है। 2018 के चुनाव में महेश परमार अनिल फिरोजिया को हरा चुके हैं और दोनों अब एक बार फिर आमने सामने हैं। क्या उज्जैन के समीकरण कह रहे हैं, विवेक बताइए। बेहद दिलचस्प होने वाला है यहां का मुकाबला। क्योंकि देखिए, उज्जैन यूँ तो कहें तो बीजेपी का गढ़ है और पिछला चुनाव भी बीजेपी बड़े अंतरों से यहाँ पर जीती थी। अनिल फिरोजिया चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि अनिल फिरोजिया को फिर से टिकट दिया है और अनिल फिरोजिया मैदान में है और महेश परमार जो वर्तमान में विधायक है, अभी चुनाव जीत कर आए हैं, दोनों में जो है कांटे का मुकाबला है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर है तो वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, क्योंकि उनके गृह जिला है, उनका घर उज्जैन में ही है, उज्जैन से वो स्वयं विधायक भी है। और ऐसे में उनका ये निर्वाचन क्षेत्र होने के साथ साथ जो है सांसद का चुनाव जो है मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का चुनाव है। और यही कारण है कि पूरा जो है मुख्यमंत्री ने अपना पूरा दारोमदार प्रदेश के साथ साथ उज्जैन में झोंक रखा था। चाहे वो रोड शो हो, चाहे सभाएं हो, चाहे वह नामांकन का दौर हो, पूरे समय मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग में उज्जैन रहा। लगातार वो पूरे प्रदेश में सक्रिय रहे, रोड शो करते रहे, सभाएं करते रहे। कई सैकड़ा सभाएं करी उन्होंने, पूरे प्रदेश भर में रोड शो किए, लेकिन उनके केंद्र में उज्जैन बना रहा। कल भी जो है उन्होंने जो है उज्जैन में रोड शो किया परसों, और बड़ी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए थे। कह सकते हैं कि उज्जैन में भले ही अनिल फिरोजिया चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की। दूसरी तरफ मोहन यादव के साथ एक और चुनौती ये है कि उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए अभी महज 6 महीने के आसपास का समय हुआ है। ऐसे में ये लोकसभा चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है ही, उज्जैन सीट जिताना भी उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिए पूरा जोर मोहन यादव ने प्रदेश के साथ साथ उज्जैन में भी लगाया। प्रदेश में जहां उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, हर सीट पर उन्होंने जाने की कोशिश की। जो फिगर बताता है कि उन्होंने करीब प्रदेश के 160 से अधिक विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश की है 29 लोकसभा क्षेत्रों में, तो उज्जैन भी उसमें से है और उज्जैन में उनका फोकस ज़्यादा रहा है। अब देखना होगा कि उज्जैन की जनता किसको आशीर्वाद देती है, क्योंकि 2009 का वो समय जब था जब उज्जैन की जनता ने जो है यहाँ पर कांग्रेस को जो है जीत दिलाई थी। ऐसे में इस बार फिर अब देखना होगा कि उज्जैन की जनता जो है किस पर जो है इस बार मुहर लगाती, कि अनिल फिरोजिया को फिर से जो है सरताज उनको उनके सिर पर रखेगी या फिर महेश परमार। क्योंकि महेश परमार ने जिस तरह छिपरा का मुद्दा उठाया, जिस तरह छिपरा की गंदगी का मुद्दा उठाया, रोजगार और पलायन का मुद्दा आया, खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर उसका जवाब दिया। छिपरा की गंदगी, छिपरा के प्रदूषित पानी का जब मुद्दा उन्होंने उठाया तो मुख्यमंत्री स्वयं छिपरा में गए, उन्होंने डुबकी लगाई और जवाब दिया महेश परमार को कि ये छिपरा स्वच्छ है, साफ है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है छिपरा की स्वच्छता को लेकर, निर्मल पानी को लेकर। स्वयं मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए सामने नजर आए। तो हम कह सकते हैं कि उज्जैन का जो ये रण है, ये कहीं ना कहीं इंदौर और बाकी जो सीटें हैं उनके अलावा प्रदेश की बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाकई आखिरी चरण का ये दंगल है विवेक, और देखिए कल किसका मंगल होगा। 4 जून को तस्वीर
तस्वीर साफ हो ही जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं खंडवा का। अंशुल मुकातिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, देखिए, निमाड़ के खवैया नंदू भैया नंद कुमार सिंह चौहान इस सीट से ताल्लुक रखते थे और उनका जो चुनावी प्रबंधन संभालते थे ज्ञानेश्वर पाटिल, उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है बीजेपी ने और कई बड़े दिग्गजों की सीट रही है। हम याद है हमें कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रहे कुशाभाऊ ठाकरे भी यहां से चुनाव लड़े और जीते भी, और उनके सामने इस बार नरेंद्र पटेल हैं, काफी कद्दावर नेता ये भी माने जाते हैं खंडवा के। तो खंडवा की राजनीति क्या कह रही है, क्योंकि यहां पर हमेशा कांटे की टक्कर रही है। कांग्रेस कई बार यहां से चुनाव जीती है, तो क्या इस बार हैट्रिक लगने वाली है बीजेपी की खंडवा सीट से? अंशुल, क्या कह रहे हैं समीकरण? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि ज्ञानेश्वर पाटिल जो हैं वो यहाँ से मौजूदा सांसद जरूर है, लेकिन उनके लिए चुनौती जो है वो यहाँ पर कम नहीं हुई। नरेंद्र पटेल जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरू से एक बड़ा वर्चस्व जो है वो बना रहा है। अरुण यादव जो हैं वो खंडवा से आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो यहाँ से चुनाव लड़ते थे। वहीं दूसरी ओर नंद कुमार सिंह चौहान जो हैं वो यहाँ से नंदू भैया जो है वो चुनाव लड़ते आए थे और यहाँ से सांसद भी रहे। तो उसके बाद से बीजेपी का इस पर कब्जा है। हालांकि इसे बीजेपी का गढ़ जरूर माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के कई दिग्गज यहां पर सक्रिय हैं, उन्होंने नरेंद्र पटेल को अपना सपोर्ट जरूर दे रखा है। 21 लाख से अधिक मतदाता जो हैं वो खंडवा लोकसभा में आते हैं और अलग अलग जिलों की लगभग 8 विधानसभाएं जो हैं इसमें शामिल हैं, जिसमें कि खरगोन, जिसमें कि भी जो पंधाना है, खंडवा है। इन विधानसभाओं की यदि बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो लगातार बना हुआ, और यही कारण भी है कि ज्ञानेश्वर पाटिल शुरुआत में तो अच्छी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय खत्म हो रहा था वैसे वैसे कांग्रेस उनके सामने चुनौती प्रस्तुत करती जा रही थी। और नरेंद्र पटेल ने आखिरी दौर में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है उसके चलते बीजेपी को भी अपने कई बड़े नेताओं को यहाँ पर उतारना पड़ा। हालांकि कांग्रेस में लगातार यही सवाल उठ रहे थे कि बड़े नेताओं ने खंडवा लोकसभा में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कई बड़े नेता जो हैं उसमें जीतू पटवारी के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं था जो खंडवा में पहुंचे, जिसे लेकर के नरेंद्र पटेल ने यह भी कहा था कि खंडवा लोकसभा जो है वो कांग्रेस जीत रही है, इसलिए बड़े नेताओं का यहाँ आना जरूरी नहीं है। जो बड़े नेता हैं वो जो चुनौतीपूर्ण सीट है वहां पर दौरे कर रहे हैं और लोकसभा खंडवा जो है वो कांग्रेस जीत रही है, इसलिए यहाँ पर बड़े नेताओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी ये सीट इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां की हैं। खुद सीएम मोहन यादव जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, रात्रि विश्राम किया है, कार्यकर्ताओं की बैठक खुद सीएम ने ली है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जो है वो खंडवा लोकसभा में आए, यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। और आखिरी में जो रणनीति बीजेपी के द्वारा बनाई गई है बूथ मैनेजमेंट की, उससे पार पाना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि यह अब कल का समय जो है वोटिंग का समय है और वोटिंग में जनता यह तय करेगी कि उसे किसे चुनना है। जो माहौल कांग्रेस और बीजेपी को बनाना था वो पिछले कई दिनों से यहाँ पर बना सकी है, लेकिन कई मुद्दे जो हैं वो यहाँ के उठाए गए हैं, जिसमें बेरोजगारी है, रोजगार का मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर के जरूर यहाँ पर जो संग्राम है वह छाया रहा। हालांकि ज्ञानेश्वर पाटिल का काम जो है लोगों ने देखा है, लोग जो हैं ज्ञानेश्वर पाटिल को एक सांसद के रूप में देख रहे हैं। उसके पहले वे नंद कुमार सिंह चौहान के साथ ज्ञानेश्वर पाटिल को देखते थे, जो कि बूथ मैनेजमेंट में माहिर माने जाते थे। नंद कुमार सिंह चौहान का कई चुनाव जो हैं उनके द्वारा मैनेज किए जाते थे, तो इसके कारण ज्ञानेश्वर पाटिल की जो बूथों पर मजबूत पकड़ है वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि नरेंद्र पटेल भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, खंडवा से लगातार सक्रिय, और अरुण यादव जैसे नेता जो हैं उनका समर्थन उन्हें मिला हुआ है। अरुण यादव भी लगातार इस चुनाव में जो है सामने खुलकर नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट में वो भी मजबूत रहे थे। तो कांग्रेस की अपनी जो इस लोकसभा सीट है उसमें 21 लाख मतदाताओं तक उसने पहुंच बनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि कल का जो चुनाव है, कल जब वोटिंग होगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मतदाताओं ने अपना मत जो है किस कैंडिडेट को दिया और अपनी पसंद किस प्रत्याशी की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। अंशुल, और देखिए लगातार IBC 24 पूरी सीट का पूरा विश्लेषण कर रहा है। देखिए आप भी इंदौर से खंडवा पहुंचे हुए हैं, हर समीकरण हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं खरगोन का। शशिकांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, देखिए रतलाम के साथ ही खरगोन एक सीट ऐसी मानी जा रही है जहां पर बीजेपी की राह इस बार मुश्किल मानी जा रही है, और देखिए एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला बेहद टाइट होने वाला है, क्योंकि खरगोन में इस बार गजेंद्र पटेल वर्सेस पोरलाल खड़ते के नाम का जब ऐलान किया गया तो सभी चौंक गए थे, क्योंकि आदिवासियों के लिए ये काफी कुछ काम वहां पर करते हैं और खरगोन के बारे में कहा जाता है जिसने आदिवासियों को जीत लिया, यानी कि ये सीट उनकी पक्की है। तो क्या कह रहा है यहाँ का समीकरण, पोरलाल खड़ते वर्सेस गजेंद्र पटेल, किसका पड़ला कितना भारी?
जी मैं बता दूं, खरगोन लोकसभा में जो है चौथे चरण में कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा और इसके लिए खरगोन लोकसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह से जो है मतदान के लिए तैयार है। यहाँ बता दें कि अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर 20,46,030 मतदाता है जो सुबह जो है 7 बजे से जो है वोटिंग करेगी। अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी में फिर से जो है गजेंद्र पटेल को टिकट दिया है जो वर्तमान में यहाँ के सांसद भी है। और कांग्रेस की बात करें तो पोरलाल खरते को यहाँ से कांग्रेस ने मैदान में उतारा जो है सेल टैक्स विभाग से नौकरी छोड़कर जो है कांग्रेस ज्वाइन हुए और उसके बाद से जो है लगातार जो है लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर सघन जनसंपर्क करते नजर आए। बात करें अगर बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खरगोन यहाँ पर विशाल चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं पोरलाल खरते के समर्थन में खरगोन जिले के सेगांव में राहुल गांधी भी सभा कर चुके हैं। ऐसे में जो है देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। बता दें खरगोन जिले की अगर बात की जाए तो पूरे जो है इसमें 5 लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें 5 आदिवासी विधानसभा है और उसमें आदिवासी जो है भील, भिलाला और बारेला समाज के जो है वोटर निर्णायक इसमें साबित होंगे। और बीजेपी के पास 3 विधायक है जबकि कांग्रेस के पास में 5 विधायक है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जो मतदान होगा तो किसके पक्ष में मतदान होगा। इस बार जो है स्थानीय मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर रेल के साथ साथ में व्यापार, उद्योग और पलायन जैसे मुद्दे यहाँ पर हावी रहे। और इस बार जो है गजेंद्र पटेल ने भी जो है रेल को लेकर यहाँ पे लोगों को आश्वासन दिया है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र जो है आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और उसको लेकर जो है लगातार जो है यहाँ पर रेल जैसे और बड़े उद्योग व्यापार की मांग उठती रहती है। हालांकि गजेंद्र पटेल का यह दावा था कि उन्होंने रेल के मुद्दे को लेकर सदन में बात उठाई थी और इस बार जो है उन्होंने दावा किया है कि 2024 के चुनाव के बाद में यहाँ पर निमाड़ में रेल जरूर आएगी क्योंकि रेल के मुद्दे पर यहाँ पर कई नेता जो है जहाँ पर चुनाव जीत कर जो है सदन में पहुंचे थे। इस बार जो है देखने वाली बात होगी कि रेल, पलायन और व्यापार, उद्योग जैसे मुद्दे यहाँ पर कब तक स्थापित होते हैं। अगर बात पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो खरगोन लोकसभा क्षेत्र पूरा ट्राइबल बेल्ट है और मतदाताओं को लुभाने के लिए जो है पूरा निर्वाचन आयोग द्वारा जो है पूरी तैयारी की गई। हम यहाँ पर खरगोन के आरटीओ परिसर स्थित पिंक मतदान केंद्र पर खड़े हैं जहाँ पर पूरी तरह से जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा द्वारा यहाँ पर बिल्कुल शशिकांत, देखिए निर्वाचन आयोग तैयार है, जनता तैयार है, IBC 24 की टीम भी तैयार है और इतने दिनों तक तमाम सियासी दल भी तैयारी कर रहे थे। और खरगोन की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, इसलिए उनको उम्मीद है कि इस बार हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ये बात बीजेपी बखूबी जानती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राहुल गांधी तक ने यहाँ पर सभा की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस सेंध लगा पाती है और क्या बीजेपी की गढ़ को वो छीन पाएगी। आप पांचों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हर एक सियासी समीकरण हमें समझाने के लिए। तो मध्य प्रदेश का ये आखिरी चरण है, मालवा का ये रण है। हर एक अपडेट कल सुबह 6 बजे से एक्सक्लूसिवली IBC 24 पर आपको देते रहेंगे हम, क्योंकि हर एक पोलिंग बूथ पर IBC 24 के रिपोर्टर मुस्तैद रहेंगे हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।